हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे फिल्म। आज के टॉपिक में हम एक्सरे फिल्म के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ये कौन सी लेयर से बना होता है और इसके अंदर जो फोटो एक्टिव सिल्वर हाइलाइट ग्रेन जो लेयर होती है, उस लेयर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरे फिल्म। देखिए, एक्सरे फिल्म एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कैसेट होती है। इस कैसेट के हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमने इसके ऊपर अप्लाई की, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाई थी। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस पर जैसे ही एक्सरेज गिरती है, ये एक्सरेज को लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। ये एक्सरेज किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट फोटोन में, ताकि ये लाइट फोटोन इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मध्य स्थित एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कर सके। एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कर सके। क्यों? क्योंकि ये एक्सरे फिल्म ये फोटो सेंसिटिव होती है। ठीक होती है, फोटो सेंसिटिव होती है। ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है जो एक्सरे फोटोन या लाइट फोटोन के प्रति क्या होती है, ये एक्टिव होती है, ये रिएक्टिव होती है। इसलिए इसे फोटोग्राफिकली एक्टिव कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? फोटोग्राफिकली एक्टिव कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई पेशेंट है, इस पेशेंट पर आपने एक्सरे डाली, इसको आपने क्या किया, एक्सरेज के द्वारा इरेडिएट किया, इस पे एक्सरेज आप डालते हो और इस पेशेंट के जो पार होके जो एक्सरेज जाती है, ये एक्सरेज के अंदर कुछ ना कुछ जो इसकी एक्सरे बीम है, इस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। कैसे? मान लो ये एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे बीम निकलती है, लगभग एक उसको होमोजेनियस मान सकते हैं, होती नहीं है, लेकिन जब पेशेंट से बाहर आती है तो पेशेंट के अंदर ये अलग अलग एनाटॉमी के अनुसार, मान लो बोन पर गिरी है तो ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर सॉफ्ट टिश्यूज पे गिरी है तो कम एक्सरेज जो एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। इस कारण से जो ये एग्जिट रेडिएशन है, इसे हम एग्जिट रेडिएशन कहते हैं। क्यों? ये पेशेंट से एग्जिट होने वाला, बाहर होने वाला रेडिएशन है। इस रेडिएशन की इंटेंसिटी के अंदर क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। इस कारण से इसके अंदर एक इमेज होती है। इसके कारण क्या होती है? इमेज होती है, जिसे हम लेटेंट इमेज या गुप्त इमेज बोलते हैं। ये छुपी हुई इमेज है, दिखाई नहीं देती। हमारे नेचुरल सेंस है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इन नेचुरल सेंस से क्या होता है, या हम सुनाई देती है चीजें जो हियर है, इन नेचुरल सेंस से हम इन एक्सरेज इमेज का हम पता नहीं लगा सकते। हम इसको देख नहीं सकते, हम इस एक्सरेज को टच नहीं कर सकते, हम इन एक्सरेज को स्मेल नहीं कर सकते, इनकी कोई स्मेल नहीं होती। तो फिर इस इमेज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कैसेट और फिल्म अगर सामने लगा देते हो तो इस एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या होती है, इस इमेज की एक छाप आ जाती है, जिसे हम लेटेंट इमेज कहते हैं, जिसे हम आगे प्रोसेस करके एक्सरे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हम आगे प्रोसेस करते हैं और हमें एक रेडियोग्राफ या एक्सरे में मिल जाता है। तो इसका मतलब ये जो एक्सरे फिल्म है, इसके अंदर ये क्या है, ये फोटोग्राफिकली एक्टिव है। जैसे ही इस पर एक्सरे फोटोन या लाइट फोटोन गिरेंगे, ये इसे डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ, यहाँ पर एक्सरे फोटोन या लाइट फोटोन आए थे, हाँ, किसी को नहीं दिखाई दिए, मैंने ये चीजें डिटेक्ट कर ली। यानी हमें फोटोग्राफी क्या होती है, एक्टिव होती है। इसके लिए इसमें क्या होता है, फोटोग्राफी एक्टिव होने के लिए क्या होता है, ये एक्सरे फिल्म है। इस एक्सरे फिल्म के या तो एक साइड में या दोनों साइड के अंदर जो फोटो एक्टिव इमल्सन होता है, इस इमल्सन की कोटिंग होती है। इसकी होती है इमल्सन की कोटिंग होती है। इस इमल्सन के अंदर सिल्वर हैलाइड मिला हुआ होता है, जो कि फोटोग्राफी की एक्टिव होता है। तो ये जो एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म के इमल्सन की कोटिंग एक साइड की हो सकती है, दोनों साइड की होती है। अगर एक साइड है तो इसे सिंगल कोटिंग एक्सरे ट्यूब कहते हैं, यानी इमल्सन की कोटिंग सिर्फ एक साइड के अंदर। और अगर इमल्सन की कोटिंग दोनों साइड है तो इसे डबल कोटेड एक्सरे फिल्म या डबल कोटिंग एक्सरे फिल्म इसको कह दिया जाता है। ये क्या होती है, ये फोटोग्राफिकली एक्टिव होते हैं। अब अगर हम एक्सरे फिल्म का कंस्ट्रक्शन देखें, एक्सरे फिल्म किस तरह से बनी होती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या लेयर होती है, तो एक्सरे फिल्म का कंपोजिशन भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए,
एक्सरे फिल्म 4 लेयर की बनी होती है, 4 परतों के अंदर एक्सरे फिल्म बनी होती है। जो इसकी सबसे पहली लेयर है इसे हम बेस लेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेस लेयर कहते हैं। इसको बेस लेयर कहा जाता है। इसका बेस लेयर का देखो एक्सरे फिल्म के अंदर वैसे तो कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम होता है, ये जो इसके ऊपर हम इमल्सन लेयर लगाएंगे, इस इमल्सन लेयर को ये क्या करती है, ये इमल्सन लेयर को सपोर्ट प्रदान करती है। तो इमल्सन लेयर को चिपकने के लिए कहीं एक स्पेस प्रदान करती है कि इमल्सन की इधर कोटिंग कर देंगे, इधर कोटिंग कर देंगे। अगर इमल्सन इतना मजबूत होता कि वो स्पेस के अंदर अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता तो इस बेस लेयर की कोई जरूरत नहीं थी। ये फ्रेगाइल इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भंगुर प्रकृति का होता है, फ्रेगाइल होता है। वो अगर आप ज्यादा उसको तोड़ मोड़ोगे तो वो उसके अंदर दरार पड़ जाती है, वगैरह चीजें हो जाती है। तो ये इसको सिर्फ क्या करता है, फ्रेगाइल इमल्सन को सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट टू फ्रेगाइल इमल्सन। अब आप होता है हम एक्सरेज लेते हैं, इस एक्सरे जो इमल्सन इसके ऊपर चिपका होता है और एक्सरे को हम लाइट की तरफ करके देखते हैं तो इस बेस लेयर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम हर किसी चीज को ये जो फिल्म का जो बेस बढ़ा सके, इसको बेस लेयर बोल दो या फिल्म बेस भी बोल दो, इसको फिल्म बेस भी बोला जाता है। तो हम हर किसी चीज को फिल्म बेस ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है। जैसे आप रेडियोग्राफ को देखते समय ये बेस लेयर एकदम से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एकदम से क्या होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसमें कोई भी विजिबल पैटर्न नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो विजिबल पैटर्न इन फिल्म बेस। फिल्म बेस के अंदर कोई विजिबल पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई भी एकदम से पारदर्शी होनी चाहिए। आइडियली क्या होती है, एक समझ लो इसमें जितने लाइट फोटोन गिरते हैं वो सारे लाइट फोटोन इसके पार चले जाने चाहिए। इस फिल्म बेस के द्वारा कोई भी लाइट फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर लाइट फोटोन ये खुद एब्जॉर्ब करेगी फिल्म बेस तो क्या होगा, ये पारदर्शक नहीं है, इसकी क्या होगी, लेयर क्या होगी, एकदम से पारदर्शक नहीं होगी। दूसरी चीज, ये फिल्म बेस फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा मोटा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है, अच्छी स्ट्रेंथ का ये फिल्म बेस होता है। तो फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान जो एक्सरे फिल्म है इसका बेस है, इस बेस की फ्लेक्सिबिलिटी, इस बेस की फ्लेक्सिबिलिटी या थिकनेस और या स्ट्रेंथ, इनके कारण फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम फिल्म प्रोसेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं तो ये फिल्म बेस है ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी या थिकनेस या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ के कारण इसमें कोई फिल्म जो प्रोसेसिंग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसके द्वारा नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, ये डायमेंशनल स्टेबल होना चाहिए। ये क्या होती है, डायमेंशनल स्टेबल। डायमेंशनल स्टेबल मतलब ये फिल्म बेस है तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, चाहे बहुत पतला हो बारीक हो, ये 7 से 8 माइल थिक होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और इसकी थिकनेस भी होगी। आप इसको जैसे फिल्म प्रोसेसिंग केमिकल से इसको बाहर निकालते हो और निकालोगे तो उसमें केमिकल चिपका हुआ है, उस केमिकल का नीचे से भारी हो जाएगा तो कई बार होता है ना प्लास्टिक को खींचते हैं तो लटक के वो लंबी हो जाती है। लेकिन इसकी डायमेंशनल स्टेबल होना चाहिए, इसकी डायमेंशन के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, न प्रोसेसिंग के दौरान आना चाहिए, न इसकी जो स्टोरेज लाइफ है उस स्टोरेज लाइफ के दौरान आना चाहिए। डेवलपिंग प्रोसेस या स्टोरेज लाइफ के दौरान इसके अंदर कोई भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके अंदर देखिए अगर हम इसके देखें इसका मतलब सबसे पहले कहां पे कब उपयोग में लिया गया था, एक्सरे फिल्म के अंदर कब काम में लिया गया था। तो देखिए सबसे पहले एक टाइम ऐसे था तब प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, सेल्यूलोज, ट्राइस्टेट कुछ नहीं होता था। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की बात है, उससे पहले जो 1914 या 12 से उससे पहले की बात है, उस टाइम की बात है। उस समय क्या हो रहा था, उस समय एक्सरे फिल्म नहीं होती थी, उस समय एक्सरे प्लेट काम में ली जाती थी। एक्सरे क्या लेती, प्लेट काम में लेती। प्लेट को क्योंकि उस समय क्या होता था, एक कांच की एक प्लेट होती थी, ग्लास प्लेट होती है, कांच की प्लेट होती थी, उसके एक साइड के अंदर इमल्सन की कोटिंग करते थे। उसमें क्या एक साइड में इमल्सन की कोटिंग करते थे और इस ग्लास प्लेट के ऊपर रेडियोग्राफ लिया जाता था। उस समय ये चीजें नहीं होती थी जो आज हम पॉलिएस्टर काम में लेते हैं, सीटीए काम में लेते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट वगैरह काम में लेते हैं। चीजें उस समय थी भी तो ये काम में नहीं ली जाती थी।
उसमें एक्सरे फिल्म क्या होती थी, एक्सरे प्लेट कहलाती थी, एक्सरे फिल्म नहीं कहलाती थी। उस प्लेट में क्या होता था, कांच की प्लेट होती थी, उसकी एक साइड के अंदर इस फोटो एक्टिवली सिल्वर हैलाइड ग्रेन से मिला हुआ इमल्शन होता है, उसकी एक कोटिंग कर देते, एक्सरे प्लेट होती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध में फोटोग्राफिक ग्लास की सप्लाई बेल्जियम, जो बेल्जियम मेन सप्लायर था इसका, बेल्जियम, इसने ग्लास सप्लाई इसके द्वारा कम हो गई या बंद हो गई, जिस कारण से एक्सरे प्लेट की कमी हो गई। तो आर्मी के द्वारा क्या किया गया, एक कम फ्रेगाइल, जैसे ये ग्लास प्लेट है तो बहुत ज्यादा फ्रेगाइल था, थोड़ा सा झटका लगता था टूट जाती है, आपको पूरा रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता, एक्सरे वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। तो आर्मी के द्वारा डिमांड की गई कि एक लेस फ्रेगाइल, कम टूटने वाला फिल्म बेस हमें दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए 1914, इसके लिए 1914 के अंदर सेल्यूलोज नाइट्रेट, इसको फिल्म बेस के रूप में काम में लिया गया। इसको क्या किया गया, फिल्म बेस के रूप में काम में लिया गया। ये पहले से ही उस समय फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसके अंदर ये फिल्म बेस के रूप में काम में लिया जाता था। उसमें कैमरे से जो फोटो खींचते थे, जो रील होती थी, उस रील के फिल्म बेस के रूप में सेल्यूलोज नाइट्रेट को ही काम में लिया जाता था। और 1914 में इसी को क्या किया गया, एक्सरे फिल्म के बेस के रूप में काम में लिया जाने लगा। लेकिन सेल्यूलोज नाइट्रेट के साथ एक प्रॉब्लम थी, ये हाईली फ्लेमेबल था, यानी ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील था और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता था। इसकी स्टोरेज के टाइम पे या इसकी ऑपरेशन के दौरान हम इस पे काम कर रहे हैं, उस काम करने के दौरान ये क्या करता था, ये आग पकड़ लेता था। तो ये क्या था, ये एक मतलब हाईली फ्लेमेबल था। तो फिर 1924 के अंदर सीटीए, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट नाम की एक सेफ्टी फिल्म इंट्रोड्यूस की गई। क्या की, सेफ्टी फिल्म। इसको सेफ्टी फिल्म ही कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये सेल्यूलोज नाइट्रेट की तुलना में सेफ था, जलता नहीं था। तो इसी ब्रांड नेम से आया था सेफ्टी फिल्म। हम सेफ्टी फिल्म के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक सेफ फिल्म आ गई है जो जलेगी नहीं, क्योंकि उसमें समस्या हो रखी थी, बार बार चीजें से जल जाता था, हैंडलिंग के दौरान जल जाता था या और कोई कारण से दौरान जल जाता था। तो सेफ्टी फिल्म इंट्रोड्यूस की गई जो सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का बना हुआ था। और 1960 के अंदर पॉलिएस्टर की बनी हुई फिल्म बेस की बनी हुई एक्सरे फिल्म इंट्रोड्यूस की गई। ये 1960 के अंदर पॉलिएस्टर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल होता है। अलग अलग ह्यूमिडिटी तथा टेम्परेचर, मानो कहीं पे अलग ह्यूमिडिटी है, कहीं पर अलग टेम्परेचर है, आर्द्रता ज्यादा है, कम है, उनके अंदर ये क्या ना बहुत ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल था। इसकी तो स्थिति के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता था, बहुत ही ज्यादा मजबूत था, बहुत ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल था। और सीटीए की तुलना के अंदर ये स्ट्रॉन्ग भी था। तो 1960 के अंदर पॉलिएस्टर की ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो देखिए जो सीटीए है, सीटीए और पॉलिएस्टर ये दोनों ही कलरलेस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही कलरलेस होते हैं। इनके अंदर बेस क्लियर और कलरलेस होता है। इनका बेस एकदम से क्लियर और कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं होता। और बार बार आप रेडियोग्राफ को, ब्लैक एंड व्हाइट रेडियोग्राफ को आप ज्यादा देर तक देखते हो तो आंख क्या होती है, थोड़ी सी आंख पर स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन होता है। तो उस स्ट्रेन को कम करने के लिए 1933 से 1933 से एक्सरे फिल्म बेस के अंदर या फिर इमल्शन के अंदर ब्लू टिंट दिया जाने लगा। ब्लू टिंट मतलब थोड़ी सी ब्लू कलर मिलाने लगे, जो कि फिल्म बेस के अंदर भी मिलाया जा सकता है या फिर इस इमल्शन लेयर होती है उसके अंदर भी मिलाया जा सकता है। तो ब्लू ये टिंट मिलाया जाने लग गया, जिससे क्या हो, आंख पर, आंख के लिए इजियर टू लुक है, लुक होता है, देखने में आसानी होती है। हम ब्लू, जैसे ब्लू कलर है वो हमारी आंखों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, हम ज्यादा समय तक ज्यादा अच्छे से उसमें से देख सकते हैं, लेस आई स्ट्रेन होता है। जैसे आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हो लगभग ब्लू कलर के अंदर ही होती है, फेसबुक वगैरह देख लो या ओल्ड जो ट्विटर था वो देख लो, इनमें ब्लू कलर ज्यादा दिया होता है, क्योंकि आप लंबे समय तक भी देखोगे तो आपकी आंखों पर ज्यादा आई स्ट्रेन नहीं होगा। तो 1933 के अंदर क्या किया गया, ब्लू टिंट इसको दिया गया, जो आज भी है। देखिए आज भी एक्सरे फिल्म है, पॉलिएस्टर बेस की भी नहीं होती है, पॉलिएस्टर बेस होता है, पॉलिएस्टर बेस की ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल होती है
और ब्लूप्रिंट अभी भी कमर्शियलाइज्ड ब्लूप्रिंट अभी भी एक्सेल फिल्म को दिया जाता है। इसके बाद देखिए इस बेस लेयर की थिकनेस क्या होती है। सीटीए के अंदर काम में लिया गया तो सीटीए में इसकी थिकनेस थी 0.008 इंच या 8 माइल। मैंने आपको बताया था 8 माइल क्या होता है। और सीटीए के अंदर पॉलिएस्टर के अंदर लेते तो पॉलिएस्टर ज्यादा डायमेंशन स्टेबल होता है, तो पॉलिएस्टर की कंडीशन के अंदर इसकी थिकनेस और भी हम कम ले सकते हैं, तो लगभग 7 माइल की थिकनेस लेते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो 1 इंच के अंदर 254 माइक्रोमीटर होते हैं, या एक माइल बराबर क्या होता है 0.254 मिलीमीटर, 0.245 मिलीमीटर, इतना 1 माइल होता है। तो थिकनेस अगर सीटीए की लेते तो उसमें 8 माइल होती थी और अब ये 7 माइल इसकी थिकनेस इसकी होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है दूसरी लेयर का नाम है एडहेसिव लेयर। दूसरी लेयर का क्या नाम है, इसके ऊपर एक लेयर हम और लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं एडहेसिव लेयर। ये एडहेसिव लेयर क्या करती है, ये एडहेसिव लेयर इमल्सन लेयर को इस बेस लेयर से चिपकाने का काम करती है। इमल्सन लेयर को क्या करती है, इस बेस लेयर से चिपकाने का काम करती है, जो उसको चिपकाए रखती है। अगर डायरेक्ट आप इमल्सन इस पर अप्लाई करते हो तो इस पर वो सही से चिपक नहीं पाता, इसको चिपकाने का काम कौन करती है, ये बेस लेयर इसको चिपकाने का काम करती है। ये किसकी बनी होती है, ये बेस लेयर एक बहुत ही बारीक लेयर होती है और ये जिलेटिन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, बेस लेयर जिलेटिन की बनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट लेयर कौन सी है, नेक्स्ट लेयर है इमल्सन लेयर। नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, इसको बोलते हैं हम इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर क्या होती है, यह इमल्सन लेयर दो मेन इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बनी होती है। ये दो कैसे होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीजों से। फर्स्ट क्या होता है इमल्सन, फर्स्ट क्या होता है जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है, ये इमल्सन है दो चीजों से बनी होती है। पहली चीज है जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है, देखो फोटोग्राफिक जिलेटिन केटल बोन से बनाया जाता है। केटल बोन से, जैसे मवेशियों की बोन्स वगैरह है, या दूसरी चीजों से भी बनाया जाता है, जैसे ये ना, तो मेनली केटल बोन से भी बनाया जाता है। इसमें बोन्स को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर उबालते हैं, उनसे जो फॉस्फेट्स वगैरह कैल्शियम वगैरह रिमूव हो जाता है, तो पीछे एक प्रोटीनियस एक लसलसा पदार्थ बचता है, वो क्या होता है जिलेटिन होता है। गवार से भी जिलेटिन मिलता है, गवार से भी जिलेटिन बनाया जाता है। तो ये मेनली केटल बोन से ये बनाया जाता है। इसमें सस्पेंशन मीडियम कई मायने में ये सुटेबल होता है। ये सस्पेंशन मीडियम एक ये क्या करता है, ये इमल्सन के लिए एक्ट एज सस्पेंशन मीडियम, ये सस्पेंशन मीडियम का बिहेव करता है, एक अच्छे सस्पेंशन मीडियम का बिहेव करता है। कैसे, देखिए इसके अंदर इमल्सन के अंदर सिल्वर हैलाइड ग्रेन सस्पेंडेड अवस्था के अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं, सस्पेंडेड अवस्था में, निलंबित अवस्था के अंदर इसके अंदर रहते हैं, यानी सब जगह एक समान अनुसार है। ये नहीं कि नीचे आके ज्यादा इकट्ठे हो गए, ये हर जगह एक तरह से होते हैं। तो जिलेटिन है, ये जिलेटिन क्या करता है, जिलेटिन इस जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है, उन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को अच्छे से फैलाए रखता है, इनको वेल डिस्पर्स अवस्था के अंदर रखता है। इसको क्या कहता है, वेल डिस्पर्स सिल्वर हैलाइड ग्रेन, सिल्वर हैलाइड ग्रेन, ये अच्छे से इनको फैला कर रखता है। प्रिवेंट क्लम्पिंग, इनको क्लम्पिंग यानी एक जगह से एक जगह खूब सारे इकट्ठे हो गए, जैसे दाने के रूप में इकट्ठे हो गए, तो इनकी क्लम्पिंग होने से बचाता है, इनको क्लम्प नहीं होने देता, इनको इकट्ठा होके एग्रीगेट नहीं होने देता, इनको क्लम्पिंग से बचाता है। दूसरा, ये जो आपके जो डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन है, इनके जो केमिकल्स है, इन केमिकल्स को अपने अंदर से अच्छे से पेनिट्रेट होके अंदर जा देता है, ताकि फिल्म प्रोसेसिंग अच्छे से हो। ये फिल्म प्रोसेसिंग को ज्यादा आसान बनाता है, क्या कहता है, ज्यादा आसान बनाता है। तो जिससे कि डेवलपिंग और फिक्सिंग सॉल्यूशन इसकी स्ट्रेंथ तथा परफॉर्मेंस खोए बिना इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये इस लायक होता है कि जो प्रोसेसिंग केमिकल है, ये इसको इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। कैसे, इसकी जो
इसकी जो स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को खोए बिना इसको अच्छे से भेज देते हैं और अंदर अपनी जो फिक्सिंग और डेवलपिंग जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जिलेटिन इसलिए एक अच्छा सस्पेंशन मीडियम होता है, इसलिए एक अच्छा सस्पेंशन मीडियम माना जाता है क्योंकि इसके ये इनमें ये खास बात होती है। इसकी दूसरी जो मैंने चीज बताई थी, दो चीजों से बना होता है, पहला तो जिलेटिन हो गया, दूसरा है सिल्वर हेलाइड ग्रेन। दूसरा क्या है? सिल्वर हेलाइड ग्रेन। देखिए सिल्वर हेलाइड ग्रेन का फॉर्मूला होता है AgX। कई स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर आप कई बार तो सिल्वर हेलाइड बोलते हो, कई बार सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हो, कई बार सिल्वर आयोडाइड बोलते हो। तो देखिए हेलाइड क्या होता है, आवर्त सारणी के अंदर अगर आप देखोगे तो हेलाइड जो ग्रुप कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार हेलाइड आयोडाइन एलिमेंट होते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसे हम हेलाइड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हेलाइड। तो सिल्वर हेलाइड जो इमल्शन में काम में लिया जा सकता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसके अंदर होता है और सिल्वर आयोडाइड भी होता है। अगर अकेला सिल्वर ब्रोमाइड होता है तो हम इसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, लेकिन सिल्वर हेलाइड जो इमल्शन के अंदर सिल्वर हेलाइड काम में लेते हैं, इसके अंदर 90 से लेकर 99% तक तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है और 1 से लेकर 10% क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर हेलाइड बोलते हैं, क्योंकि हेलाइड क्या है, ये चारों एलिमेंट सम्मिलित रूप से हेलाइड कहलाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। सम्मिलित रूप से हम इन्हें हेलाइड कहते हैं, इसीलिए सिल्वर हेलाइड लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस इमल्शन के अंदर अकेला सिल्वर ब्रोमाइड काम में नहीं लेते, कुछ मात्रा में इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला, कुछ मात्रा में क्या करते हैं, इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं। इस सिल्वर आयोडाइड के मिलाने से सिल्वर ब्रोमाइड की फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अकेला ये भी फोटो सेंसिटिव होता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो इमल्शन है, इस इमल्शन के अंदर आपके पास में इसके अंदर 3 आयन बनते हैं, Ag+, Br नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ये 3 आयन बनते हैं। और चूंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, AgBr और AgI, इसीलिए इसे हम सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर, इसको सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सिल्वर आयोडाइड, तो अलग अलग बोलने की बजाय इसको सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड बोल देते हैं। 3 आयन इसके अंदर होते हैं, इन 3 चीजों से 2 अलग अलग जिसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर आयोडाइड होता है, इसलिए इसको सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड भी कह देते हैं। जो 3 आयन होते हैं, ये आयन एक क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर सेट होते हैं, क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर के रूप में ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, इसके अंदर होते हैं। तो ये क्या है, ये सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड के रूप में ये हो गया। इसके बाद में इसकी चौथी जो लेयर है, चौथी लेयर को हम सुपर कोटिंग लेयर कहते हैं। चौथी लेयर को क्या कहते हैं? फोर्थ लेयर, इसको सुपर कोटिंग लेयर कहते हैं। ये लेयर भी जिलेटिन की ही बनी होती है। ये लेयर भी क्या होती है? जिलेटिन की बनी होती है। जो इसको जो इमल्शन लेयर को क्या कहते हैं? कोट के एक सुपर कोट के रूप में इसकी बनी होती है। और ये एंटी एब्रेसिव लेयर भी एंटी एब्रेसिव लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको रगड़ से बचाती है। ये अगर आप डायरेक्ट इमल्शन लेयर, अगर इसको सुपर कोटिंग लेयर रखोगे तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कांटेक्ट में आने पर रगड़ से क्या होगा, इसके क्रिस्टल्स बाहर आने लग जाएंगे, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर फैलने लग जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर जिलेटिन की एक लेयर लगा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर कोटिंग लेयर। और ये स्मूथ होती है, इसलिए इसे एंटी एब्रेसिव लेयर भी कहते हैं ना। इसको इस कारण से स्मूथ हो जाती है। कई चीजों के अंदर स्पेशल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं इसको एंटी एब्रेसिव बनाने के लिए, जिससे और ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो देखो फिल्म बेस किसका बना है? पॉलिएस्टर का। एडेसिव लेयर किसकी बनी है? जिलेटिन की। इमल्शन किसकी बनी है? जिलेटिन की। और एंटी एब्रेसिव लेयर किसकी बनी है? जिलेटिन की। तो ये 3 लेयर तो जिलेटिन की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? पॉलिएस्टर की। इसमें इमल्शन लेयर के अंदर अलग से सिल्वर हेलाइड ग्रेन और मिला देते हैं। अगली क्लास के अंदर हम सिल्वर हेलाइड ग्रेन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और लेटेंट इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।